Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Paper discussion? Yes, sir. ओके ऑलराइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेपर ओपन करो। एक जेई मेंस का, एक जेई एडवांस का है ना, इसमें से ना पेपर। Yes, sir. चलिए भाई, पहले 12 तारीख वाला पेपर ओपन कर लो, फिर 13 पे जाते हैं। कर लिया ओपन? Yes, sir. बताइए, पहले 5 क्वेश्चन में डाउट। सर इस पेपर में ना काफी क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में से थे। ऐसा? सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, सब कुछ सेम। Yes, sir. अच्छा, ओके, मतलब एटलीस्ट वो तो ठीक किए होंगे। यस सर। Yes, sir. मतलब आप कहना चाहते हो कि एक्चुअली आप लोगों को अनफेयर एडवांटेज मिल गया है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बताइए भाई, पहले 50 क्वेश्चन को डाउट, पहले 5 क्वेश्चन को डाउट, सॉरी 26 से 30 तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? No. पहले 5 क्वेश्चन पक्का? उसके बाद बताइए अप टू 35। आसान था क्या पेपर? मतलब चलो वो हटा दो कि जो क्वेश्चन मैथ किया, इसके अलावा जो क्वेश्चन है अप टू 35। आप पक्का पेपर सॉल्व करके आए हो ना? यस Yes. Yes, sir. ठीक सर किया हुआ है। ठीक है, ओके, डन है। बताइए अप टू 35 को डाउट? अप टू किसी कोई डाउट नहीं है यार, मतलब पूरी क्लास में सही है। अप टू 40? सर 38 का ए होना चाहिए। 38 का ए आना चाहिए। Yes, sir. Answer Yes, correct sir. है। ओके, दिस इज आर एंड दिस इज चलिए अब ये बताइए, पिछली बताओ, मान लो अगर मैं इसको शंट करता हूँ, मान लो ये पहले मान लो x है, ये क्या होगी? 1 माइनस एक्स हो जाएगा, या लेट्स से 100 माइनस एक्स। अच्छा, मैंने मान लो इसको शंट किया, तो लॉजिकली बताओ जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा?
सर राइट में शिफ्ट हो राइट में शिफ्ट होगा। राइट राइट में शिफ्ट होगा। यस सर ये रेजिस्टेंस कम हो गया तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जानी चाहिए? कम हो जाए परफेक्ट है, ठीक है। पहले R1 by R2 कितना था? ये यहाँ चला गया, ये x प्लस 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 50 माइनस x हो जाएगा। सर वो 50 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो अच्छा ओके, शिफ्ट होता है 250 सेंटीमीटर, तो ठीक है, ये तो 1 हो गया ना। यस सर मतलब बेसिकली दोनों बराबर हो जानी चाहिए। और कोई ये बता सकता है कि इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन क्या हो सकता है देख के, ऑप्शंस देख के? अब ऐसा करो ना, अगर कोई चीज 50 पे शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब क्या दोनों बराबर हो गए हैं? तो जो भी R2 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू में क्या करो, 10 का पैरेलल जोड़ दो। जैसे आप बोलो ए ऑप्शन होना चाहिए, राइट? 5 और 10 अगर पैरेलल में हो गए तो ये जो आना चाहिए वो एब्वियसली किसके बराबर आना चाहिए? R1 के बराबर होना चाहिए आना चाहिए। देखोगे तो ऐसे तो यार सी ऑप्शन भी बन सकता है, 15 इंटू 10 अपॉन 25, ये कितना है? 6 आ गया, तो ऑप्शन सी भी बन सकता है। सर वो x और 100 फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज इनिशियल कंडीशन 40 अपॉन 60 ये भी नहीं। अच्छा इनिशियल कंडीशन में 40 by 60 हो गया, 2 by 3 हो गया, राइट? यस सर। यस सर ठीक है, ओके, ए ऑप्शन करेक्शन कर लो, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। अप टू 40 तक कोई डाउट नहीं अभी? 45 अप टू 45। अप टू 50, अप टू 50 कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है अप टू 50 तक? नो सर ओके देन फिर अगला पेपर खोल लो। बताइए, पहले 5 क्वेश्चन का डाउट। सर इसमें आंसर्स बता दो। आंसर की सर नहीं आंसर की आई नहीं अभी।
इसकी आंसर की नहीं आई। एक मिनट रुको। दो मिनट दो मुझे फिर। ये बता सॉरी, ये बताइए अपने आंसर कोई आंसर बोल सकता है? आप लोग फर्स्ट का कितना, फर्स्ट का क्या आ रहा है? A and D. D भी आ रहा है फर्स्ट का। ओके ओके क्लास, अनुज साथ में आंसर बोलते रहो। इन केस गलत होता भी तब भी ठीक है, इतना यार पेन मत लो। ये मत सोचो कि यार पब्लिकली आंसर बता रहे हो, गलत निकलेगा तो बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले का जो आ रहा है वो ए एंड सी आ रहा है, दूसरे का बी और सी आ रहा है सर मेरा तो। BRC. Yes, sir. BRC. परफेक्ट है। थर्ड का सारे ऑप्शन। सर मेरा तो ए और बी आया था। ओनली ए बी। फोर्थ का, बी और सी। फिफ्थ का A and ए D. और डी। ओके एंड डी। सिक्स्थ का ए और बी। सही है भाई। एट्थ का सेवेंथ नहीं किया सर मैंने। एनीबॉडी एल्स हु अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन? 8. Sir, 8. परफेक्ट है। Yes, sir. 8. ओके एट्थ का 10. 10। 10. का 0.5. 0.5. 0.31। 4. 0.5। 0.5 आया। अच्छा। टेंथ का 13.86 समथिंग आ रहा था। Yes, Yes, कुछ ऐसे। 13.8. 13. 11th का 2. 8। 2. 2. 2. सही है। 12th का 2। 3. नहीं 2. 1.5. 2. Yes, sir. 2. इसका 15.6 समथिंग आ रहा था। 7.8. इसका 2 आया था मेरा तो सर। 2. सर यस सर 2 आया था। ओके इसका ए आया था मेरा तो। A. A आया था। 16th का B. बी। 17th का डी। B. बी फॉर दिल्ली। सर मैं तो नहीं B आ Sir, रहा B. था। B. बी B. फॉर B आ यस रहा सर था. बी Yes. में आएगा। यस सर बी आ रहा। 18th का डी। D. यस सर डी। डी फॉर दिल्ली। Delhi. Yes sir. यस सर। ये आंसर किया आपकी। अब देख के बताओ करेंट डिस्कशन।
बताइए, अब देख लो एक बार पहले 5 क्वेश्चन। सर थर्ड में सारे ऑप्शन नहीं आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 सर मेरा सिर्फ डी नहीं आ रहा था। सी, ये देखो दोनों में यार एक एक एम्पियर करंट जाएगा क्या? यस सर। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ ये 2 है, ये 3 है। ये ए से बी का डिफरेंस कितना होगा? 1 एम्पियर जा तो ए से बी का वोल्टेज डिफरेंस 2 volt. 2। डी से ए का, डी से यहाँ यहाँ भी कितना 1 एम्पियर जा रहा होगा। यस सर। देखो ये कौन सा हाइपोटेंशियल होगा? A. ये प्लस A. होगा, माइनस होगा, इसके लिए ये प्लस होगा और ये चलेगा। यस सर। तो इनके 3 वोल्ट का डिफरेंस, लेकिन डी से ए देखोगे तो क्या आएगा? -3। -3. ठीक है, फिर बीडी की बात कर रहे हो आप, राइट? यस सर। तो बीडी के करो तो मान लो 2 तरीके, या तो आपने क्या बोला वी ए माइनस वी बी, ये कितना है 2 वोल्ट, और वी ए माइनस वी डी ये कितना है 3। तो आपसे बीडी पूछा तो वी बी माइनस वी डी करना है। तो ये इक्वेशन नंबर राइट। तो सिंपली क्या करो 2 माइनस 1 कर दो, वन वोल्ट आया, और सीडी पूछा हुआ है ना। यस सर। हाँ सीडी तो गलत है, चलो सर तो -2 हाँ है। CD। इसको कुछ भी x मान लो, तो दिस विल बी x माइनस 2 एंड दिस विल बी x माइनस 3। जो डिफरेंस है ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, और ये देखो इसमें 3 वोल्ट का ड्रॉप है, इसमें से 2 वोल्ट का ड्रॉप ही हुआ है, राइट? Yes, sir. यस सर। हाई और ये लोअर है, 1 वोल्ट आया भाई, ए बी सी आ जाएगा। Yes, sir. टर्न यस सर, सी बी। ए बी सी कर लो। सर फिफ्थ के साथ डी ऑप्शन में डाउट हो रहा है, थोड़ा सा वो समझा दो। जो भी करेक्शन है मैं उसको येलो से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हो? सर फिफ्थ का डी। अच्छा, अब इसमें डाउट क्या है? सर मेरा तो बी आ रहा था। वोल्टेज अक्रॉस जी रजिस्टर 16 वोल्ट होना है, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना हो गया 8 वोल्ट। यस सर। इसी का कहेंगे तुमने 16 तो नहीं लिख दिया, ये गलती हो सकती है कि भाई ये 24 वोल्ट की बैटरी है, इसके अक्रॉस अगर 16 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस कितना हुआ? सिंपली 8 वोल्ट हुआ ना यार। 8 वोल्ट हो गया है। सर शायद मैंने उल्टा ही लिख दिया, ठीक है वही गलती है। है ना, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E T बाय टाउ ये होता है, सर आगे तो हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दो। सर फर्स्ट में भी A और D आ रहा था। क्वेश्चन में 1 की बात कर रहे हो? क्वेश्चन आंसर में गिवन है AC, A और आप बोले A और D आ रहा है। बाउंड डेंसिटी सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय K से। ठीक है,
All right, sigma will be ठीक है, ये कितना हुआ 4/5 हुआ ना, 80% हुआ 1/5 है, 4/5 है, 4/5 कितना हुआ CR. 0.8 हुआ Yes, ना। sir. Yes, sir. जो सिग्मा डैश है वो कितना है 80% ऑफ सिग्मा है। ऑलराइट, यस सर, मैंने ठीक करके भी गलत कर दिया। अच्छा लैंग्वेज जल्दी जल्दी पढ़ा और फिर गड़बड़ कर दिया। It is not actually the 10% less, it is 20% lesser. 20%। All right, okay, up to question number 10. 7th वाला डाउट है सर। 7th में दोस्त क्या डाउट है? सर ये याद सा नहीं आ रहा, मतलब कैसे किया था ये वाला, कैसे करते थे ऐसा क्वेश्चन। Yes. ये ना यार, ऐसे इसको ऐसे तोड़ सकते हो यार। एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है। मैं किसी भी एक ग्रीन को पकड़ लूं, आपने कोई भी एक ग्रीन पकड़ा, क्या समझ में आ रहा है? इसकी कुछ पार्ट यहाँ तक, सपोज यहाँ इसकी कुछ पार्ट तक क्या है, K1. ये K1 बोल दो, K2 बोल दो, फर्क नहीं पड़ता, मान लो ये K2 है और इस पार्ट में क्या है, सही है ना। एक सेकेंड, अगर जाना ठीक है मान सॉरी, तो ये प्लेट्स है, ऐसे मान लो तो एक कैपेसिटर है, इसकी जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी मान लो, dx मान ले। Yes, sir. और मैं कोई भी एक रैंडमली पकड़ लिया कहीं से भी, मान लो मैंने, मान लो ये वाला पकड़ा, इसका डायग्राम मैंने उठाकर यहाँ बनाया, मान लो यहाँ से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। तो इस प्लेट का जो एरिया होगा, वो एरिया की थिकनेस कैसे बनेगी, अगर स्ट्रिप बनेगी ऐसे, ये प्लेट्स होती नहीं होती, तो कुछ ऐसे बनती क्या, ये सुनो, ये कैपेसिटी की प्लेट बनती, एरिया कितना हो जाता मान लो इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ कितनी मान ले, कुछ भी एल मान ले, इसके लिए कितना है एल इंटू, Dx. और इसको कुछ क्या बोलते हैं, इसको वैसे बोल देते हैं बी है मान लो, तो एल इंटू बी टोटल एरिया हो गया। अभी ये बताइए, आप इसको बोल रहे हो एक्स, तो मान लो ये एंगल क्या है थीटा ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों क्या है, दो डायलेक्ट्रिक जो किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में है क्या, ये दो डायलेक्ट्रिक सीरीज में, यस सर। वैसे करते हैं, दो प्लेट्स हैं, यहाँ K1 भरा हुआ है, बचे कुछ स्पेस में K2 है। एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन, याद है
d1 by k1 plus d2 by d2, yes sir. d2 by k2। तो ये बताइए ये जो हाइट आएगी ये क्या आएगी? सपोज करो मैं बोलूँ ये y है तो y अपॉन x ये tan थीटा आ Tan जाएगा। theta. तो बच्चों डिस्टेंस क्या हो जाएगी? d माइनस वाई हो जाएगी। हाँ है ना? Yes sir. एप्सिलॉन नॉट इनटू ये वाला एरिया विल बी एक लेंथ कितनी है y है y मतलब बाय k1 दूसरी लेंथ कितनी है बाय k2 चलेगा। ऐसे इसके साथ वाला बनेगा एक इसके साथ वाला बन गया ये सारे ग्रीन क्या है सीरीज में पैरेलल में सारे ग्रीन वाले छोटे से पार्ट की कैपेसिटेंस है ये सारे ग्रीन वाले सीरीज में पैरेलल में ऑब्वियसली पैरेलल में क्योंकि इस प्लेट का क्यों इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वही इस प्लेट का है वही सिंगल प्लेट ही है ना पूरी प्लेट का पोटेंशियल तो सेम ही होगा कंडक्टिंग प्लेट है। इन सारी प्लेट्स का ऊपर वाली प्लेट का पोटेंशियल सेम नीचे वाली सारी प्लेट का पोटेंशियल सेम तो जितना इस स्क्रीन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इस वाली प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही उस वाली प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इस प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सबके सारे सारे पैरेलल में क्या होता है कैपेसिटेंस 1/c करके ऐड होते हैं नॉर्मली ऐड हो जाते हैं। टोटल निकालने के लिए इस पूरे को क्या कर दूं इंटीग्रेट कर दूं तो देखो ध्यान से देखो ये लिखा हुआ क्या है देखोगे एक तो d/k2 है फिर क्या है सर आगे तो हो जाएगा। Yes sir. x/k1 माइनस x/k2 देखोगे तो आप बेसिकली इसको और भी क्या लिख सकते हो tan थीटा बाय k1 माइनस tan थीटा बाय k2 इंटू x एक्चुअली आप इसको कैसे मान सकते हो इसको पूरे मान लो ये क्या है a और ये क्या है b कर लोगे ना आप इंटीग्रेट यार Yes sir. Yes, sir. dx के फॉर्म में राइट Yes sir. तो ln ऑफ a प्लस bx अपॉन b तो ये टर्म को वापस से डिवाइड भी करना है आपको ओके सर। इसके बाद अप टू 10 तक कोई डाउट हो कोई डाउट अप टू 10 और अप टू 50 देख लो ये आंसर की है देख लो अप टू 15 तक कोई डाउट कोई डाउट नहीं है अप टू 15 तक नो सर। ओके देन अप टू 18 अप टू 18 कोई डाउट पक्का कोई डाउट नहीं अप टू 18 तक भी
मान के चलो पेपर डिस्कस हो गया, कोई डाउट नहीं है, किसी ने कुछ नहीं पूछा इसके बाद? चलो अब तो इसमें क्या टारगेट आप लोगों का? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। ओके, और हमने कुछ डिस्कस किया था इस पे, क्या करना हमने? क्वेश्चन बैंक और बंसल शीट। 1 कर चुके पहले, तो फिर एक्सरसाइज 1 और 3 बोला था। अच्छा, आज डिस्कशन के लिए बोला था उसका एक्सरसाइज 1 और 3 का, या फिर बोला था कि इस वीक करेंगे, है ना? इस वीक करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ओके, ट्राई कियो। नहीं सर, नहीं अब सर, नहीं अभी किया नहीं था। किया। अच्छा ओके, अभी तो पेपर दिया, आज थ्योरी पढ़ोगे, है ना? यस सर। ठीक है, थ्योरी तो पड़ी हुई है, वो क्वेश्चन ही करना डायरेक्ट। सर लेकिन इस बार टाइम दे देना, क्योंकि इंग्लिश और फिजिकल भी पढ़नी है, वो प्री बोर्ड्स के लिए। अच्छा, सर एक बार थोड़ा सा वो बता दो, प्री बोर्ड के लिए क्या तैयारी करनी है? क्या चीज? सर प्री बोर्ड के लिए कैसे, मतलब क्या पढ़ना है अब? तो प्री बोर्ड के लिए वैसे तो यार देखो ना, एक बुक आती है एग्जाम आइडिया, तो अगर आप एग्जाम आइडिया उठा लोगे ना, बहुत सही बुक है। उसमें क्या होता है यार, सिंपली आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। उसमें ना 1 मार्क्स वाले, है ना, 1 मार्क हो गया, 2 मार्क्स वाले हो गए, ऐसे 3 वाले हो गए, ऐसे आपके 5 वाले, ऐसे कैटेगरी में क्वेश्चन दिए होते हैं। अब ऑब्वियसली 5 जो मार्क्स वाले होते हैं उसमें आपकी चैप्टर की जितनी भी सारी डेरिवेशन होती हैं, वो सारी डेरिवेशन उसमें पूछ ली जाती है, कि जैसे कि गॉस लॉ को यूज करके एक लाइन चार्ज की वजह से फील्ड निकालो, एक स्फीयर की वजह से फील्ड निकालो, या जो भी क्वेश्चन आते हैं शीट की वजह से फील्ड निकालो। 1 मार्क 2 मार्क्स वाले में क्या होता है कि जो भी थोड़े मोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते होते हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इसमें क्या है कि जो पिछले जो प्रीवियस ईयर्स में जो बोर्ड में क्वेश्चन आए होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी इसमें डाले होते हैं। तो इस तरह से जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपके पास जो भी एक एक लाइन वाले, है ना, या 2-2 नंबर वाले या 3-3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको पूरा ओवरऑल थ्योरी पता लग जाएगी, भाई क्वेश्चन कैसे कैसे इस चैप्टर से बन रहे हैं और क्या क्या वो पूछे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, मतलब जो मान लो कि यार 2015 में आया होगा बोर्ड में, वो बार बार घुमा फिरा के 2019 में भी आ गया होगा, कभी वो 2011 में भी आया होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो जितने भी मान लो, अगर मान लो 50 क्वेश्चन है, तो मान के चलो कि 30 क्वेश्चन ही करने हैं, बाकी 20 क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे होंगे, तो ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इधर उधर लैंग्वेज घुमा घुमा के। अब उस बुक का फायदा आपको ये होता है कि ऐसे आप थ्योरी पढ़ोगे ना, तो आपको कभी रियलाइज नहीं होगा कि यार कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम डेरिवेशंस। इससे पढ़ने का वो फायदा क्या होगा कि जब जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे आपके थ्योरी आपको याद हो जाएगी। और इसी में हर चैप्टर की बात क्या है, जो आपके एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज होते हैं, वो भी सॉल्व है हर चैप्टर के साथ। तो आपके उनके अपने क्वेश्चंस भी हैं, इसमें पिछले 10 साल में 12 साल में क्या क्वेश्चंस आए हैं वो भी दिए होते हैं। तो उतना ही वही क्वेश्चन सेम टू सेम जो क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा छोटा मोटा लैंग्वेज चेंज करके, और बहुत बार तो सेम लैंग्वेज के साथ ही वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कुछ नया तो है नहीं यार, एक लिमिटेड चैप्टर दे दिया वो बोर्ड के हिसाब से, तो आपके पास पिछले 9-10 साल में क्या क्वेश्चन है वो भी आपके रेडी हो रहे हैं। क्वेश्चन से 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स आपको आइडिया लगा कि भाई किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने नंबर के आ रहे हैं, मतलब कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, कौन सा क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। प्लस एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज भी सोल्व है, तो आपको हार्डली 2 से 3 घंटे लगेंगे पर चैप्टर। तो अगर आप डेली भी 2 से 3 घंटे दे रहे हो, तो बहुत बड़ी आसानी से 7-8 दिन में आप पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे, पूरा आपके फाइनल एग्जाम के लायक फिजिक्स पढ़ लोगे। मतलब मैं छोटा मोटा नहीं बोल रहा हूँ, फाइनली जो आपको फाइनल प्रिपरेशन चाहिए होती है एग्जाम में जाने से पहले, जो बोर्ड है वो वाली तैयारी हो जाएगी। एक बार अभी करोगे, एक बार जब बाद में करो, तो चीज़ों का रट्टा लग जाएगा इजीली। मतलब 97-98 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे, अगर वहां जाके कोई गलती नहीं की, या फिर वहां जाके मतलब छोटे मोटे तो कई बार गड़बड़ कर देते हैं, कभी कभी तो कोई क्वेश्चन ही छूट जाता है, मतलब देखते नहीं है, स्किप हो जाता है। मतलब वो सब सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आराम से 98-99 मार्क्स कहीं नहीं गए। सर फिर एनसीईआरटी पढ़नी है अगर ये एग्जाम आइडिया बुक पढ़ी है तो? नहीं, जरूरत नहीं है, आप आराम से एग्जाम आइडिया करो, क्योंकि उसमें पीछे एनसीईआरटी की जो भी
बैक एक्सरसाइज होती है वो सारी पूरी इसमें सोल्व दी हुई भी है, तो उसको भी करोगे तो पूरा पूरा एनसीईआरटी वैसे भी कवर हो जाएगा ना। ऊपर से अगर आप कोई ऊपर से गो थ्रू करनी ऊपर ऊपर से मतलब है ना, सुपरफिशियली पढ़ना कि भाई आप कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत डायग्राम ऊपर ऊपर से देख रहे हो, कोई ऐसी चीज देखो जो आपको लगता है कि यार नहीं कवर्ड है, आगे जीरो चांस है कि एनसीईआरटी कोई चीज छूट गई हो, क्योंकि यार 10-12 साल के क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें चैप्टर के साथ साथ, कुछ छूटता ही नहीं है यार, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई थ्योरी, कोई डेरिवेशन, कुछ नहीं छूटता है। तो अगर आप एग्जाम आइडिया करो कंप्लीटली, अगर एग्जाम आइडिया पर डिपेंडेंट रहोगे, एकदम चिल करो, कोई टेंशन नहीं एनसीईआरटी पढ़ने की। हैविंग सेड दैट, एक आधा जैसे थ्योरेटिकल चैप्टर आपका जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गया है ना, उसके लिए आपको, इसके लिए तो आपको एक और एनसीईआरटी थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा। वो तो हालांकि मैं पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को सेमीकंडक्टर्स है ना, वो चैप्टर का थोड़ा बहुत पढ़ के समझना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपको किसी चैप्टर में कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब जो थ्योरेटिकल चीजें हैं एकदम थ्योरी है, अब थ्योरी को तो एक पढ़ोगे उसके बाद ही उस थ्योरी पे क्वेश्चन कर पाओगे, अनलेस एंड आपने थ्योरी नहीं पढ़ी जब तक आपको एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको जो भी ये इलेक्ट्रो है, करंट है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, इन सब पे ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स, इन सब पे आपको कहीं कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं। मॉडर्न पे मॉडर्न तो मैं बोलता हूँ वैसे भी 2-3 आपको एनसीईआरटी वैसे ही पढ़नी है कि इसमें डेटा दिया हो, बाकी बहुत सारी चीज होगा। इसके अलावा आपको इनकी मॉडर्न को छोड़कर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं। और मॉडर्न एनसीईआरटी में बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ कि बोर्ड्स के लिए है इसलिए पढ़ना है, एडवांस के लिए बोलोगे, एडवांस के लिए पढ़ना जरूरी है कि आप एनसीईआरटी एक बार मॉडर्न की जरूर पढ़ें। सर इसके अंदर ऐसा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन करते हुए बोर्ड्स में हमें उससे इंटीग्रेशन से नहीं करना, नहीं गॉस लॉ से, अरे गॉस लॉ से नहीं करना, इंटीग्रेशन से कर सकते हैं हम। नहीं इंटीग्रेशन से नहीं करना भाई, गॉस लॉ से करना है। हाँ वही तो बोला था मैंने पहले कि इंटीग्रेशन से नहीं करना। ओके सर एक ना क्वेश्चन आया था, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी, तो वो गॉस से कैसे कर सकते हैं? क्या रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते यार? सर वो आया हुआ है ये क्वेश्चन, और सोल्यूशन में पूरा जो हमने जैसे नोटबुक में करा है ना वैसे ही करा हुआ है। रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस लॉ से नहीं कर सकते भाई, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। सर मैं उसी की बात इंटीग्रेशन से ही कह रहा हूँ, मतलब जैसे हमने नोटबुक में इंटीग्रेशन से करा था, सोल्यूशन में भी वैसे ही कर रखा था। वैसे ही करना पड़ेगा यार। देखो ना यार, गॉस लॉ कहाँ यूज कर पाओगे जहां पर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, सिमेट्री। और सिमेट्री भी तब आएगी जब क्या हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट हो। इन्फिनिटी तक। तो स्टैंडर्ड है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसकी वजह से गॉस लॉ लगा सकते हो। एक इनफाइनाइट शीट है, उसके लिए गॉस लगा सकते हो। और एक सिमेट्री में जो आती है वो क्या आती है, स्फेरिकल बॉडी आती है। स्फेरिकल बॉडी के सेंटर से कहीं भी बैठ जाओ, आपको पूरा पूरा स्फीयर एग्जैक्टली सेम दिखाई देगा। तो ये तीन ही है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है डेरिवेशन, और इन्हीं तीनों पे डेरिवेशन आती है गॉस लॉ से आई। तो सर ये तो शायद कट गया है सिलेबस में ना, ये स्फेरिकल। लिख करके जाना ऐसा यार, लिख देते हैं पर कुछ भरोसा नहीं होता है। और ऐसे ऐसे इसमें कुछ है, कुछ खास है थोड़ी यार जो हमें छोड़ के जाना चाहिए इसको। सर जैसे हमने ये नोटबुक में इनकी डेरिवेशन करी थी, अगर ये 5 नंबर में आ जाएगी तो फिर वो 5 नंबर के लायक कैसे, क्या लिखना पड़ेगा इसमें? गॉस लॉ से करना पड़ेगा यार। नहीं सर, मतलब हमने तो ज्यादा कुछ तो, मतलब हमने तो E डॉट ds इज इक्वल्स टू फ्लक्स लिख दिया। ऐसे लिखोगे ना गॉस लॉ की स्टेटमेंट लिखोगे सबसे पहले 5 नंबर को, तुम उसको बनाओ कैसे कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, कि जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। So total flux is लिख दो ऐसे Q enclosed by epsilon naught, and flux is also defined as E dot ds. तो फिर लिखो कि assuming a Gaussian surface, spherical Gaussian surface बोल दो, इसके लिए लिखो तो आगे बोंगा लिखे थे। ये सब अपना एक तूड़ा लिखे काला भैया। क्या कौन सी का फोन खोना भाई। एनीवेज ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत कहानी वानी बना के लिखो यार, जो चीज आपने लिखी है जहाँ पर हमने वहां पर जो बोला वो लिखा नहीं, बस वहां पर सब डेरिवेशन लिखी है, जो हमने समझ रहे थे समझाने वाला पार्ट वाला लिख दो बस। भाई स्टेप्स तो ही रहेंगे ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहेगी, बस आपको स्टेटमेंट्स ऐड करनी होगी। तो वो तो जब आप कोई भी एग्जाम आइडिया उठाओगे उसमें से आप देखोगे क्वेश्चन, आपको अपने समझ आएगी कैसे लैंग्वेज लिखी हुई है। अलग से कोई प्रिपरेशन थोड़ी होती है बोर्ड्स की यार। सर कहीं पर वो डेरिवेशंस की लिस्ट मिल सकती है?
कि कौन कौन सी करनी है, नहीं तो वो एनसीईआरटी से देखनी पड़ेगी सारी। नहीं एग्जाम बोलते हो ना, एग्जाम उठा लो, जो आपके एंशिएंट डेरिवेशन सारे डेरिवेशन कभी ना कभी किसी न किसी साल में पूछी हुई है। किसी साल में लाइन चार्ट से पूछ लेंगे, तो किसी साल में आपके पास शीट की पूछ लेंगे, तो किसी साल आपके स्फेरिकल का पूछा हुआ है। तो कोई भी डेरिवेशन ऐसी है ही नहीं जो आपके एनसीईआरटी में और आपके बोर्ड्स में कभी ना कभी कवर ना की हो। किसी ना किसी साल में कवर्ड है, तो आपके पास एग्जाम आइडिया में आपको करोगे ना, आपके पास कोई डेरिवेशन आपकी बचेगी नहीं, तो आपको अलग से एनसीईआरटी से करनी पड़ेगी। एक सिंगल डेरिवेशन भी नहीं होगी ऐसी जो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, मैं बैठ करता हूँ। तो आंख बंद करके आप उस बुक को करो, डेली 2-2.5 घंटे दो, 7-8 दिन में आपका पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जब कोई भी आप चैप्टर करते हो उसके बाद आप एक और एनसीईआरटी खोल के देखो, आप देखोगे कि आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा डेरिवेशन बची नहीं, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक बचा नहीं जो आपने कवर नहीं किया होगा एग्जाम आइडिया के थ्रू। इनफैक्ट एग्जाम आइडिया करके आपको छोटे छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट अब याद हो जाएंगे, अभी तक आपको याद नहीं होंगे कुछ पॉइंट, क्योंकि अब तक आपने थ्योरी तरह रीड किया, अभी तक आपने क्वेश्चन की तरह रीड नहीं किया। जब क्वेश्चन के फॉर्म में पूछते हैं तो फिर हमें वो चीज दिमाग में बैठ जाती है। एज अ स्टेटमेंट याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के फॉर्म में याद रखना, फिर तब हमारा दिमाग थोड़ा सा ना उसको अटेंटिव हो जाता है कि क्वेश्चन पूछा है तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट होगी। चलिए, बाकी अभी प्री बोर्ड है कब से? कल है सर। कब से? कल से? सर मेरे भी 16 से है सर। सर मेरे 18 से। सर मेरे भी कल से प्री बोर्ड है। अच्छा, फिजिक्स का कब है? सर मेरा 21 को है। पर अगर आपके पास 6-7 दिन है ना यार, 6-7 दिन तो आराम से कर सकते हो, मतलब एक दिन में 2 चैप्टर कर लो किसी बार, राइट? हो जाएगा, आराम से हो जाना चाहिए। कि वो पूछा हुआ है कि बाइनरी स्टार सिस्टम जानना है यार। बाइनरी स्टार सिस्टम को बता सकता है क्या होता है? जिसमें रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगता है, क्या होता है वो? दो स्टार्स अपनी दो वहीं पे स्टार्स अपनी दो सेंटर ऑफ स्टार मास सेंटर के ऑफ मास के अबाउट घूम रहे होते हैं। मान लेते हैं कि घूमते हैं दोनों भी। जब 2 स्टार हैं वो एक दूसरे की ग्रेविटेशन फील्ड में, तो वो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने कॉमन सेंटर, अपने सेंटर ऑफ हाँ, मान लो ये R1 और ये क्या है तो उसको मान R2 सकते हो कि एक ऐसे मान लो कि एक मासलेस पाइप है या मासलेस रॉड है, इसको यहाँ से आपने क्या कर दिया, हिंज कर दिया, और दोनों के कोनों पे एक एक आपने मास रख दिया। अब रॉड को अगर आप घुमा के छोड़ोगे तो क्या होगा, ये वाला जो मास है वो अपने इस R2 रेडियस में घूम रहा होगा। तो अगर आप आपकी अगर रोड क्लॉकवाइज घूमे तो ऑब्वियसली ये वाला मास भी क्या कर रहा होगा, ये इस R2 रेडियस में घूम रहा होगा। अब आप तो जब ये पाइप घूम के जब ये वाला पॉइंट है, ये जो M2 है, जब M2 यहाँ आ जाएगा तो बताओ M1 कहाँ जाएगा? M2 ऑब्वियसली भैया दोनों बराबर एंगल घूम रहे हैं ना हमेशा, यस सर, वो 90 है ना? ऑपोजिट चला। सिस्टम क्या है कि सिंपली अपने कॉमन जो आपका जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट घूम रहे होते हैं, है ना? बहुत सिंपल सा इंटरप्रिटेशन कैसे है, पाइप एक रोड ली, रोड को आपने कहीं से भी आपने हिंज कर दिया, ठीक है, और वो हिंज वाला पॉइंट कौन सा होगा उनका, इक्वल मास है तो कौन सा पॉइंट बनना चाहिए, वो मिडिल पॉइंट। अनइक्वल है तो कौन सा पॉइंट बनना चाहिए, सेंटर ऑफ मास। तो ऑब्वियसली अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, यहाँ से आप इसको हिंज करो, इसको ऐसे घुमाओ, तो मुझे बताइए ये एक सर्कल में घूम रहा है ऑफ रेडियस R2 और ये सर्कल में घूम रहा है ऑफ रेडियस R1। अब कोई भी चीज सर्कल में घूम रही होती है तो उसके सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यस सर। मान लो ये घूमा ω1 से, तो ये बताइए M1 वाले देखोगे तो M1 वाले पे सेंटर पे कितना फोर्स लगा टुवर्ड सेंटर, ये M1 M2 बाय R1 स्क्वायर, R1 प्लस परफेक्ट है। R स्क्वायर बोल दूं, यस सर। टोटल डिस्टेंस के बीच में कितनी है, R। अब R1 की वैल्यू बता सकते हो, R1 की वैल्यू कितनी है और R2 की वैल्यू कितनी है?
M2 और M2 1 बिल्कुल सही है। सही है, upon इनवर्स M1 रेशियो ऑफ plus मास होता है। सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि भाई ये जो डिस्टेंस आती है वो क्या आती है, इनवर्स रेशियो ऑफ मास होता है। ये क्या होना चाहिए, M1 R1 m ओमेगा स्क्वायर R1 एंड दिस आल्सो इक्वल्स टू, इसके लिए भी सेम फोर्स है बट इसका रेडियस कितना है, सही है। अच्छा यहाँ पर मैं अगर R1 के लिए लिख दूं इन टर्म्स ऑफ ये, तो क्या मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, या तो यहाँ R1 के लिए डाल दो या यहाँ R2 के लिए डाल दो, कुछ भी कर लो, आपके पास क्या ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। yes जब ये क्या है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा R1 कितना है, चलेगा, m1 m2 से m1 m2 गया, तो वैल्यू कितनी है जी ऑफ m1 प्लस m2, R cube. का होल अंडर ओमेगा पता लग गया तो आपको टाइम पीरियड पता लग गया ये कितना है, 2 pi by omega क्या मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, हाँ। I omega I1 कितना है, M R1 square इंटू आई ओमेगा 2 स्क्वायर, चलेगा। तो हमने हाफ बाहर ले लिया, ओमेगा स्क्वायर भी अपने बाहर ले लिया, I1 कितना है m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर R1 कितना है, ये है, इसका स्क्वायर करो, ये क्या बना m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ये क्या बना m2, R2 कितना है m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हो, M1 M2 R स्क्वायर, square नीचे क्या बचा, कुछ कट रहा है क्या, ध्यान देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हाफ ऑफ mu m1 m2 अपॉन, M1 plus M2. मुझे कुछ ऐसे नहीं लग गया कि भैया आपके पास ये m1 था, एक मास से रिप्लेस दूसरा डिस्टेंस r से, इसको ऐसे मान लो कि अब ये क्या हो गया, एक कोई फिक्स पॉइंट हो गया, वहां से r दूरी पे अब दो मास नहीं है, जितनी दूरी इनके बीच में थी उतनी दूरी क्या है, उतनी दूरी से एक फिक्स पॉइंट से एक्चुअली कितना मास हो गया, mu मास म्यू मास होता तो इसका कितना, अगर ये घूम रहा तो सेम ओमेगा से, तो इसका कितना, कितनी गाड़ी हो जाती है इसकी, हाफ म्यू आर स्क्वायर इसका आई हो जाता, इसको रिड्यूस मास बोल देते हैं। ऐसे मुझे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना होता, मैं क्या लिखता, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना होता मुझे, और सेंटर मास क्या लिखता मैं, अब I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 लिखने से मच बेटर क्या लिखो, एक रिड्यूस मास मान लो जो r दूरी पे कितने से घूम रहा है, तो डायरेक्टली ये इसका I इंटू ओमेगा, रिड्यूस मास का मतलब ही क्या है कि आप एक पॉइंट मास ले लिया आपने जिसका इफेक्टिव मास कितना है, म्यू है, और जितना इनके बीच में सेपरेशन था उतने सेपरेशन पे आपने उसको एक फिक्स पॉइंट से रख दिया, तो दो का अलग अलग निकाल के काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, मच बेटर है कि आप एक सिंगल मास को इसको एक सिंगल पॉइंट मास मान लो जिसका मास क्या है ये, और इसी को रिड्यूस मास बोलते हैं, ठीक। चलो
तो ये करना है। एक तो एग्जाम आइडिया नहीं है तो बाय कर लो, क्योंकि अभी नहीं आगे भी काम आएगा। तो एग्जाम आइडिया कर लो कि आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एक बार से ऊपर से जब एग्जाम आइडिया का कोई भी चैप्टर पढ़ते हो और एनसीईआरटी गो थ्रू करके देख लेना कि भैया कुछ रह तो नहीं गया। और मैं बताऊँ कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं हो जहाँ भी आपको 1% भी लगेगा कि यार कुछ चीज रह गई है, ठीक है। दूसरा आप ये रीड करना, ठीक है। ये कब डिस्कस कर सकते हो बताओ? ये मैं जो भी आपको ये अपना एक्सरसाइज 1 और 3 डिस्कस करनी है अपने को कल तक। एक्सरसाइज 1 तो कर लोगे? यस सर। यस सर। तो इस पूरे वीक में EMI तो है नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ही है। यस सर। यस और जेई मेंस के लिए आपको अलग से क्लासिकल मेडिसिन पढ़ना, वो तो छोटी कला, वो तो आपने देखो पहले भी पढ़ा हुआ है। कोई भी उठा के गो थ्रू कर लो, मेरे ख्याल से प्रदीप भी पढ़ लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है ना। वो कोई हाँ एनसीईआरटी पढ़ लो तो भी चलेगा। एनसीईआरटी पढ़ने से मच बेटर है कि प्रदीप पढ़ लो, क्योंकि उसमें पॉइंट्स बना के दिए होते हैं तो चीजें को याद रखना आसान हो जाता है। बस थ्योरी में आपको पता ही नहीं लगता वापस से वंस अगेन की कौन सी चीज याद रखनी है, कौन सी चीज छोड़नी है, ठीक है। तो आप प्रदीप पढ़ सकते हो। तो ऐसे सॉल्विंग वाला पार्ट जो तो बहुत कम है, पूरे वीक में एक ही चैप्टर। तो मेरे ख्याल से कल तक एक्सरसाइज 1 तो हो जाएगी। आज बैठ के भी थ्योरी पढ़ोगे है ना, अभी भी स्टिल यू हैव लाइक हाफ एन आवर है, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स है। आराम से अपना थ्योरी पढ़ना चालू करो, 1-1.5 घंटे में आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में सॉल्विंग लगा लो, तो इनफ टाइम मिल रहा है एक्सरसाइज 1 के लिए। उसके नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3 डिस्कस कर लेंगे यार, चलेगा? यस सर। यस सर। ठीक, ओके गाइस, देन अपना पढ़ना स्टार्ट करो यार, है ना। टाइम यूटिलाइज कर लो, 45 मिनट्स इनफ टाइम होता है ऑलमोस्ट सर आधा। एग्जाम आइडिया में तो वैसे पेपर्स दे रखे हैं सीबीएसई के। नहीं को पूरा ऐसी थ्योरी नहीं होगी, लेकिन सब क्वेश्चंस होंगे। ऐसे नहीं कि पेपर होंगे, मतलब क्वेश्चन जो क्वेश्चन में जगह जगह लिखा होगा कि ये इस साल आया था, इस साल आया था। पेपर्स के फॉर्म में नहीं होंगे पक्के से, ओके सर। है ना। एक होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर लास्ट में 2 या 3 साल के या 4 साल के पेपर दिए होंगे, पर चैप्टर के दौरान उन्होंने ऐसे नहीं दिया हो कि भाई ये 2011 का एक पेपर दे दिया फिर 2012 का, ऐसा नहीं है। चैप्टर वाइज है। देख लेना भाई, अगर कोई पेपर वाला एग्जाम आइडिया तो उसको मत लेना, जो चैप्टर वाइज एग्जाम आइडिया है उसको लेना। इसमें इलेक्ट्रो के अपना एक अलग चैप्टर चल रहा है, उसमें इलेक्ट्रो के जितने पुराने क्वेश्चन आएंगे वो भी दिए होंगे, और उन्होंने अपने क्वेश्चन भी बना के दिए हुए हैं। और फिर उसी चैप्टर के पीछे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्व है। फिर ऐसे वो करंट पे जाएंगे, ऐसे वो मैग्नेटिज्म पे जाएंगे, ऐसे वो EMI पे जाएंगे। तो प्रीवियस सोल्व वाले नहीं, चैप्टर वाइज जो एग्जाम आइडिया वो बाय करना है। ओके गाइस, थैंक यू सर।